नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में अंशुमान तिवारी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक, अर्थात के कलमकार और ये अर्थात है। एक हफ्ते तक खर्चा पानी के जो 4, 5, 6 एपिसोड आए हैं, उससे हम लोग कई मौकों पर बजट को आपके सामने ला चुके हैं कि बजट का ये, बजट का वो, कैसे होगा, आईपीओ, एफडीआई और उसके बाद फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आ रही है, इकोनॉमिक सर्वे आया, अंशुमान जी ये सब चीज़ें आती रही हैं। लेकिन 1 हफ्ते का समय बीत जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि साहब कोई महीन बात जो हर बार मिस हो जा रही है, वो महीन बात पता चलेगी, है ना? हाँ, और महत्वपूर्ण बात ये है कि सिद्धांत इस बजट का जो यूएसपी है, या इस बजट का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, या जिस इस बजट की जो सबसे बड़ी घोषणा है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं लोगों के दिमाग में, बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी हैं। एकदम खेमे बंध गए हैं चीज़ों को समझे समझे बिना। तो आज का अर्थात जब रविवार को लोग देखेंगे, तब तक बजट की धूल बैठ चुकी होगी हुँ, होगी। हम इस स्थिति में होंगे कि हमने पिछले पूरे हफ्ते खर्चा पानी में अलग-अलग प्रावधानों पर चर्चा की, पर हम उस मुद्दे पर कम से कम बहस का शुरू करने से पहले ये समझ सकें कि बजट के का जो सबसे बड़ा फैसला है, यानी सरकारी संपत्तियों की बिक्री या सेल का, जिसके बारे में अर्थात ने आपको पिछले साल अक्टूबर में बता दिया था कि ऐसा होने वाला है, और उसी समय हमने ये संकेत दिया था कि सरकार के पास इसका कोई विकल्प नहीं। वो अब क्यों हो रहा है, ठीक इसी समय क्यों हो रहा है, ऐसा हुँ, करने की जरूरत अब क्यों आन पड़ी है, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जानना हुँ। हमारे लिए जरूरी है। हाँ, तो आगे बढ़ने के पहले हम पिछला अर्थात अगर रिकैप आपके लिए कर दें 1 मिनट में, तो पिछला अर्थात था कि वो कसौटियाँ जिन पर आपको नए बजट को परखना चाहिए और उस अर्थात में ही हमने ये आशा ज़ाहिर की थी, ये मतलब ये होप के साथ वो अर्थात हमने खत्म किया था कि सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी, सरकार टैक्स का बोझ जनता पे नहीं डालेगी, सरकार तरीकों से अपने खर्च और अपनी पास फंड जुटाने की कोशिश करेगी। और आगे बढ़ने के पहले अंशुमान जी इस बार इंडिया टुडे हिंदी में क्या है? स्वाभाविक है कि बड़ा बजट था, और मंदी के बाद जिस तरीके के बजट की अपेक्षा थी, उस पूरे बजट पर केंद्रित इंडिया टुडे का ये अंक है, जिसमें आपको बजट के हर प्रावधान का असर, उस पर विशेषज्ञों की राय, अलग-अलग क्षेत्रों पर उसका क्या इम्पैक्ट है, इसे समझने में मदद मिलेगी। ये बजट अर्थव्यवस्था को कितनी गति देगा, मंदी से उभरने में कितना समय लगेगा, और ये जो विराट प्रक्रिया शुरू की जा रही है सरकारी कंपनियों को और सरकारी संपत्तियों की बिक्री की या विनिवेश विनिवेश की, इस पर केंद्रित कई सारी जानकारियाँ आपको इंडिया टुडे के संक में मिलेंगी। जी। अर्थात पे चलते हैं। आपने शीर्षक दिया है अंशुमान जी, आखिरी रास्ता और आखिरी रास्ता है, ज़ाहिर-सी बात है कि बजट का आखिरी रास्ता हम तलाश रहे हैं। इस समय ट्विटर वगैरह पे जाइए या सोशल मीडिया पे जाइए, तो लोग स्टेटस लगा रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं कि सरकार सब बेच डालेगी और ये ऐसी बात है मतलब मैं थंबनेल बता सकता हूँ। उसका थंबनेल शायद था जो लास्ट वाला था कि मंदिर से उतरने का सबसे बवाली तरीका हमने बवाली रखा था। तरीका। जी, हाँ, सबसे बड़ी वो सेल। सबसे बड़ी सेल आपके अर्थात आपका आपके कॉलम का शीर्षक था, हाँ, अक्टूबर था, बिहार चुनाव के दौरान हमने शूट किया जी। था। आप अगर यूट्यूब पर जाएँ तो दी लल्लन टॉप अर्थात प्राइवेटाइज़ेशन अगर इतना सर्च करेंगे तो आपको वो शुरुआती 2-3 रिजल्ट में वो वाला अर्थात दिखने लगेगा। और उसमें ही आपने कहा था अंशुमान जी, सरकार के पास और कोई विकल्प है नहीं। सरकार के पास उतना विकल्प है नहीं क्योंकि सरकार को मध्यम वर्ग के जीने का दाम नहीं बढ़ाना है, सरकार को टैक्स नहीं थोपने हैं और फिर आप कह रहे हैं कि सरकार ने इस बार के अर्थात में आप कह रहे हैं सरकार ने सच स्वीकार कर लिया है। जी। सर नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने पहले हम लोगों ने ये अर्थात के जो दर्शक हैं उन्हें बताया था कि ये होने वाला है, और ये क्यों होने वाला है इसकी भी एक झलक हमने दी थी। हमने उस समय ये बताया था कि तब तक के आंकड़ों के हिसाब से सरकार की आर्थिक स्थिति या सरकार की माली हालत क्या होने वाली है, या सरकार के खजानों की क्या स्थिति होने वाली है। अब इस समय जब अगर आप वित्त मंत्री की इस घोषणा से कि एयरपोर्ट और रेलवे लाइन्स संस्थाएँ और बैंक और सब बेचीकरण होगा, या इन्हें बेचा जाएगा, या संपत्तियों की बिक्री होगी। सब अगर आप दिला रहे हैं, आपको लग रहा हो जैसा कि आपने कहा कि सरकार सब कुछ बेच रही है, तो एक बार बजट आंकड़ों को करीब से पढ़िए। ज़ाहिर है कि अगर आप उन्हें नहीं उस तरह से करीब से पढ़ पाएँगे, हम अर्थात में आपको पढ़ने में उनकी मदद करेंगे।
हमारी आत्मनिर्भरता का, जो तथाकथित आत्मनिर्भरता की चर्चा पिछले 2-3 साल से, सबसे निर्मम, सबसे वहां छिपा हुआ है उन आंकड़ों के भीतर। जहां से हमें यह पता चलेगा कि पहली बार सरकार ने यह सच स्वीकार कर लिया है, इस बजट है आज का अर्थात जानने के लिए, ताकि आप ये जान सकें, जो लोग देख रहे हैं, कि हाँ, एक इन्फॉर्म्ड ढंग से इस पूरे इशू को इस समझ सकें। परोक्ष रूप सरकार ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा यह बात, लेकिन बजट का हर आंकड़ा, बजट की हर घोषणा ये साफ-साफ बता रही है कि आम लोगों की बचत को निचोड़ने और उन पर टैक्स लगाने की अधिकतम सीमा आ चुकी है। और हम आपको आगे बताएंगे कि वो अधिकतम सीमा कैसे आ चुकी है। बजट ने एक तरीके से ये ऐलान सा कर दिया है, वित्त मंत्री ने स्वीकार कर लिया है, जैसा मैंने खर्चा पानी में भी कहा कि ये पहला इनवर्ड लुकिंग बजट है, जिसमें सरकार अपनी तरफ देख रही है, अब आपकी तरफ नहीं देख रही है, मजबूरी है। तो वो ये स्वीकार कर चुकी है कि टैक्स लगाने की भी एक अधिकतम सीमा होती है, और बचतों को निचोड़ने की, बचत के जरिए लोगों की, हमारी आपकी जो छोटी बचतें बैंक, बीमा, प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में पड़ी हुई हैं, उनसे पैसा निकालकर अर्थव्यवस्था को चलाने की एक सीमा होती है। आर्थिक समीक्षा ने यह बात कही कि भारत इकोनॉमिक हिस्टीरिसिस में जा रहा है, जहां मंदी खत्म होने के बाद भी बेकारी, खत्म होने के बाद भी ना बेकारी कम कम होगी, और ना कारोबारी तरक्की उतनी तेजी से दिखाई देगी। अपेक्षा ये थी कि वित्त मंत्री हमारे मंदी के जख्मों पर थोड़ा सा मरहम लगाएंगी, कोई चीज देंगी। वो ऐसा क्यों नहीं कर सकी, इस सच का स्वीकार भी, क्योंकि दुनिया भर की सरकारों ने किया। कोई भी सरकार अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए, जब देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़े संकट में हो, तो वो सुविधा दे सकती, पर वित्त मंत्री ऐसा क्यों नहीं कर सकी, इसका भी सच इस बजट में छिपा हुआ है। क्योंकि अब जहां तक सरकार आ चुकी है बजट में, वहां टैक्स और बचत के अलावा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझना, कि जितना टैक्स हम दे रहे हैं और जितनी बचत हमसे बटोरी जा रही, उसके अलावा भी सरकार को संसाधन चाहिए, नहीं तो वो कुछ ऐसा कर बैठेगी या ऐसा करने पर मजबूर होगी जो हमारे ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर काफी भारी पड़ेगा। वो ऐसा क्या करने को मजबूर होगी, अगर ये सार्वजनिक उपक्रम विनिवेश का या सरकारी संपत्तियों की बिक्री का कार्यक्रम जमीन पर नहीं उतरा तो क्या करने पर मजबूर होगी, इस पर हम आगे बात करेंगे। हाँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारी पूरी सेविंग्स जो है, जनता की पूरी सेविंग का को भी अगर हवन कुंड में डाल दिया जाए, तो भी सरकार का कर्ज कहीं से कम नहीं होने वाला। हाँ, और ये आंकड़े समझना जरूरी है, ये डेटा भारत के लोगों को, क्योंकि हमारे पास दो जेबें, हमारी सरकार दोनों जेबों में हाथ डालती है, एक टैक्स की जेब है और एक बचत की जेब है, और इन्हीं दोनों जेबों से पैसा निकालकर सरकार खर्च चलाती है। जो भी आपको, जितना भी वीआईपीज़्म, जितना भी तमाशा, जितनी भी अच्छी योजनाएं, जितनी भी पॉपुलिस्ट योजनाएं, जितना भी धन का बंटवारा, जितनी भी तनख्वाह, ये सब मिलता है, ये हमारे एक जेब में बचत से और दूसरी जेब में टैक्स से चलता है। पर बचत के मामले में जो आंकड़ा इस बजट से निकलता है, और क्यों सरकार को इस विवादित पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की सेल, जो राज्य सरकार, जो इससे पिछले की भी सरकारें बहुत मुश्किल से हैंडल कर पाई, उधर जाना पड़ा है, समझना जरूरी है। जो वित्त मंत्री ने आपको नहीं बताया क्योंकि नैरेटिव बजट का रिफॉर्म का था, पर एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि इस बजट का जो वास्तविक नैरेटिव है, वो क्राइसिस नैरेटिव है, वो रिफॉर्म नैरेटिव नहीं है, वो संकट का नैरेटिव है, जो बजट की डेफिसिट आपके हाँ, सामने वो बजट का, और वो नैरेटिव समझना हमारे लिए जरूरी है। 2021 में केंद्र सरकार का घाटा 5 दशक के सर्वोच्च स्तर पर है, 5 डिकेड के 9.5% के ऊपर। अभी जो ताजे आंकड़े हमारे पास आज 1-2 दिन में आए हैं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के और भारतीय एजेंसियों के, वो मान रहे हैं कि ये तो आंकड़ा नवंबर तक का था। जनवरी, फरवरी, मार्च का आंकड़ा अगर आप मिला लेंगे, तो इस साल भारत का राजकोषीय घाटा लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास, यानी 10%, 10.5% के आसपास पहुंच सकता है। और अगले साल का घाटा भी 6.8% से 7% के आसपास रह सकता है। ये तो घाटे का एक हिस्सा है। इतना ही घाटा राज्यों का है, इतना ही लगभग सारे राज्यों का मिलाकर राजकोषीय घाटा है। यानी कि 193 लाख करोड़ के जीडीपी में अगर आप केंद्र और राज्य सरकारों के घाटे को मिला दें एब्सोल्यूट टर्म में, तो 38 से 39 लाख करोड़ रुपए का घाटा केंद्र और राज्य सरकारों का अगले साल, इस साल से लेकर अगले साल हमारे सामने खड़ा होगा। उतना तो बजट का टारगेट है उनका। हाँ, जितना हमारी सरकार, केंद्र सरकार टोटल मिलाकर खर्च कर रही है ना, उससे ज्यादा घाटा केंद्र और राज्य सरकारों का। ये आंकड़े हमारे लिए इसलिए समझना जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि बजटों के भीतर होता क्या है, और ये सब जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं या हमारे ऊपर नए टैक्स लगते चले जाते हैं, उनकी वजह क्या है। अब अगर इसमें सरकारी कंपनियां जो बाजार से कर्ज उठाती हैं,
या जो कर्ज बजट में नहीं दिखाया जाता है, उसे छिपाया जाता है, उसे मिला लें तो ये कर्ज और ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए इस बार सरकार को मजबूरी में यह मानना पड़ा कि एफसीआई को जो सब्सिडी दी जाती है उसे हम छिपा नहीं सकते, और इसलिए फूड सब्सिडी का बिल 72,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ से ऊपर निकल गया। ये सरकार ने उसमें दिखाया। अब समझने की कोशिश करें कि इस घाटे की भरपाई के लिए हम सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो हमारी आपकी बचत है। 2018 के जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, 18-19 के आंकड़े, उसके मुताबिक भारत में जो लोग बचाते हैं उसका 51% हिस्सा बैंकों में है। जो टोटल सिस्टम की फाइनेंशियल सेविंग्स हैं, जितनी भी जो जमीन खरीद रहे हैं और गोल्ड खरीद रहे हैं वो अलग है, जो हमारी फाइनेंशियल सेविंग्स हैं, जो वित्तीय बचते हैं, जिनमें बैंक में के डिपॉजिट आते हैं, जिनमें बीमा आता है, जिसमें प्रोविडेंट फंड आता है, जिसमें स्मॉल सेविंग्स स्कीम आती है, जिसमें जहां पैसे के बदले आपको पैसा मिलना है, हाँ, जब म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ये पूरी फाइनेंशियल हाउस होल्ड सेविंग्स है। इनका 51% हिस्सा बैंकों में है, जो सरकार को कर्ज देते हैं। सरकार जो बॉन्ड प्रोग्राम लाती है, जो ट्रेजरी बिल जारी करती है, उनमें बैंक पैसा लगाते हैं। करीब करीब 19% बचते हमारी बीमा में है, टोटल सिस्टम में। यानी अगर हम भारत में 100 रुपए बचाते हैं तो उसमें से 51 रुपए जो है वो बैंकों में डिपॉजिट में रखे होते हैं। 19 रुपए करीब करीब बीमा कंपनियों के पास हैं, जिसमें एलआईसी सबसे बड़ी हिस्सेदार है। 13%, 13 रुपए के आसपास माने तो वो प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ, स्मॉल सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि और एनएससी और ये तमाम जो बचत स्कीमों का पूरा फैमिली है, इनके पास है। और 14%, 14 रुपए के आसपास का हिस्सा शेयर और म्यूचुअल फंड्स में, बाकी कुछ अलग अलग छोटी स्कीमें उनमें पड़ा हुआ है। 2018-19 में चौंकाने वाली बात है सिद्धांत की, 2018-19 में सरकार ने हमारा 50% बचत का हमारी बचत का इस्तेमाल किया। यानी जो टोटल सिस्टम में हम जितना बचाते हैं उसमें से 50% हिस्सा सरकार सीधे ले लेती है अपने बजट घाटे को, अपने खर्च को चलाने के लिए। इसके बाद भी हमारी बचत वाली जेब में सरकार ने हाथ कितना गहरा डाल रखा है, जो हम अपनी कमाई से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बचतें करते हैं उसमें कितना डाल रखा है कि इस साल 2020-21 में पहली बार ऐसा होने वाला है। ये बजट के वो रहस्य जो हमें आमतौर पर पता नहीं चलते। इस बार 2020-21 में पहली बार ऐसा होने वाला है जब सरकार जो स्मॉल सेविंग्स फंड है, जो बजट का हिस्सा है, उससे 5 लाख करोड़ रुपए बारो करने जा रही है। जबकि बजट की शुरुआत में उसने तय किया था, इस साल की शुरुआत में तय किया था करीब 2.5 लाख करोड़ उठाएंगे। यानी हमारी जो भी बचत बैंक में रखी है, जो भी बचत हमारी छोटी बचत बैंक में रखी है वो सरकार के कर्ज में जा रही है। और दूसरी तरफ जो हमारी बचत स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में पड़ी हुई है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड में हो, चाहे वो बीमा में हो या बाकी चीजों में हो, वो सरकार के पास कर्ज के तौर पर जा रही है। सरकार ने अपना जो कर्ज लेती है उसमें तो मतलब अगर भारत में 100 रुपए, मोटे तौर पर समझिए कि अगर भारत की पूरी आबादी मिलकर साल भर में 100 रुपए बचाती है तो 50-51 रुपए तो सीधे सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए, अपना खर्च चलाने के लिए हमसे ले लेती है। अब यहां से जानिए जो सबसे डरावना सच है, जहां से इस सेल का रहस्य समझ में आता है कि आखिर सरकार को इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी सेल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में जीडीपी के अनुपात में जो टोटल फाइनेंशियल सेविंग्स है, जो हाउस होल्ड की हमारी सारी जितनी वित्तीय बचतें जिनका जिक्र अभी हमने किया, बैंक, बीमा और बाकी सबकी, ये करीब करीब 6.5% है। यानी अगर हम 200 लाख करोड़ का जीडीपी मान लें तो ये करीब करीब 12-13 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बचत है जो हम जीडीपी के अनुपात में करते हैं। जबकि इस साल सिद्धांत सरकार का कर्ज जीडीपी का 20% हो जाएगा। 20%, यानी इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है अंशुमान जी, और ये लॉकडाउन वगैरह की वजह से जो लोगों ने हाथों में पैसा रोक रखा है। हाँ, तो अब क्या चैलेंज है कि अगर आप कल्पना करें कि हम लोग जितना बचा रहे हैं वो सारा पैसा भी अगर सरकार के घाटे को पूरा करने में लगा दिया जाए तो भी वो पर्याप्त नहीं पड़ेगा। यानी हम बचा तो रहे पूरे सिस्टम में 12-13 लाख 14 लाख करोड़ रुपए, सरकार को अकेले 20 लाख करोड़ रुपए चाहिए सिस्टम से क्योंकि उसका घाटा इतना बड़ा है। तो और ये सारा पैसा सरकार को नहीं दिया जा सकता क्योंकि बैंकों को बाकी लोगों को भी कर्ज देना है, किसी को मकान खरीदने के लिए, किसी को फैक्ट्री लगाने के लिए, किसी को कंपनी चलाने के लिए। तो उसका एक हिस्सा तो बाहर बाजार में खर्च के लिए या लोगों को के कर्ज के लिए आएगा। यानी हम जितना बचा रहे हैं उससे दोगुनी जरूरत हमारी सरकार की हो चुकी है। इतनी बड़ी सरकार हमारे पास तैयार खड़ी हुई है। अब आप दूसरे पहलू पर चलिए। ये तो आपके एक जेब की बात हुई। अब दूसरे जेब की बात समझिए। निचोड़ने की, लोगों को टैक्स लगाकर निचोड़ने की अधिकतम सीमा आ चुकी है। हम ये सोच रहे थे कि कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन कम करेगी। सरकार ने तो फार्म सेस लगाया है, एक सेस और लगा दिया।
क्रूड ऑयल की कीमतें दुनिया में बढ़ने लगी, अगर बढ़ेंगी तो थोड़े समय बाद वो पास ऑन होने लगेगा हमारे पास। लेकिन सर उन्होंने तो कहा है कि हमें एक्साइज ड्यूटी भी कम किया, हाँ, वो जावड़ेकर अपने अभी ड्यूटी तो तात्कालिक तौर पर, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें कम है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कम की जाएगी, लेकिन आने वाले समय में अगर कच्चे तेल की कीमतें 70 रुपए डॉलर पर बैरल के पास हो गई तो सरकार को पैसा कंपनियों को पास ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनियां घाटे में चली जाएंगी। और वैसे भी हम सबसे ज्यादा टैक्स पर खड़े हुए हैं, तो टैक्स निचोड़ने की सीमा है कि पेट्रोल डीजल पर एक और नया टैक्स लग गया। सरकार ये देखने की कोशिश करेगी अगले 2-3 महीने की डिसइन्वेस्टमेंट की गाड़ी कैसे पटरी पर आगे बढ़ती है। अगर डिसइन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली हो जाता है, सरकार की संपत्तियां बिक जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको 2-3-4 महीने बाद टैक्सेशन के एक नए दौर का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी जो वेट एंड वॉच वाला मामला नहीं रखा हाँ, तो 3-4 महीने बाद, क्योंकि अभी जो हमारे पास आंकड़े आए हैं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के, फिच के और इक्रा के, वो ये बता रहे हैं कि अगले वित्त वर्ष में, यानी जो साल शुरू होगा अप्रैल से, उसमें सरकार ने जो घाटे का आकलन किया है वो बहुत कंजर्वेटिव है। अगर सही चीजें सही ढंग से नहीं चली तो घाटा बेहात होगा और फिर टैक्स लगाना पड़ेगा। फिर एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है कि टैक्स की जो सुई है, जो टैक्स को के निचोड़ने की मशीन है, उसको केवल केंद्र सरकार अकेले नहीं चलाती, राज्य सरकारें भी टैक्स निचोड़ने में सबसे आगे हैं। अभी तो एक ही बजट आया है, 29 बजट अभी बाकी है। मुंबई का तो टेबल हो गया 28 मान लीजिए। हाँ, 28 मान लीजिए अभी वो बजट बाकी हैं, और उन बजटों में उनके पास तो कोई गेल या भेल या एयरपोर्ट बेचने के लिए नहीं है राज्य सरकारों के पास, उनके पास तो कोई कॉनकोर या रेलवे बेचने के लिए नहीं है। तो वो तो अब नए सिरे से, चूंकि उनके घाटे जिस लेवल पर खड़े हुए हैं, उनके जो कर्ज जिस लेवल पर खड़े हुए हैं, वो आने वाले समय में अपने बजटों में बहुत सारी ऐसी चीजों की कीमतें बढ़ाएंगी जो वो देते हैं, जैसे कि बिजली दरें हो सकती हैं, जैसे कि टोल हो सकता है, जैसे कि जमीन के रजिस्ट्रेशन का पैसा हो सकता है, नए तरीके के सेस हो सकते हैं, डेवलपमेंट सेस के नाम पर, लेबर सेस के नाम पर, इस तरीके की कोशिशें आएंगी। इस बजट में जो टॉप लाइन घोषणा है, जो सबसे बड़ा सुधार है, जिस पर इतना विवाद हो रहा है सरकारी उपक्रमों की बिक्री को लेकर, उससे दो बड़े सच खुलकर सामने आए हैं, जिन सच को हमारे लिए समझना जरूरी है ताकि हमें जान सकें कि हम कहां खड़े हुए हैं। सबसे पहली चीज ये कि भारत में टैक्स किसी तरह से कम नहीं है। भारत में हमारी कमाई पर, हमारी खपत पर और हमारे बचत के हर कोने पर सरकार टैक्स लगाती है। हमारे इनकम पे हर तरह से टैक्स लगाती है। हम जितना कंज्यूम करते हैं उस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीएसटी और सारा लगता है, और अब बचत के जो बचे हुए हिस्से थे उन पर भी इस बजट में टैक्स लगा दिया गया, जैसे प्रोविडेंट फंड, जैसे यूलिप। तो हमार इस कंप्लीट टैक्सेशन का नतीजा यह है सिद्धांत की सरकार का 1 रुपया जो साल में वो कमाती है उसमें 53 रुपया टैक्स से आता है। हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितना टैक्सेशन भारत के लोगों पर है। जो ये बहस करते हैं ना कि टैक्स नहीं देते हैं लोग उन्हें ये आंकड़ा समझना चाहिए कि सरकार का 100 रुपए में से 53 रुपए वो हमारे टैक्स से लेती है। और वो तो सितंबर वाला एपिसोड ही देख जाइए, मतलब हाँ, और कोई ऐसा एवेन्यू नहीं बचा है, कोई ऐसा विकल्प नहीं बचा, कोई ऐसा रास्ता नहीं जहां सरकार ने टैक्स ना लगा रखा हो। हमें बचत के मामले में भी जितना पहले तो हमारी कमाई से टैक्स कट जाता है, फिर हम खपत पर टैक्स देते हैं, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा पाते हैं वो भी बैंक में रखा हो तो उस पर टैक्स है ब्याज पर, प्रोविडेंट फंड में रखा हो तो उस पर भी टैक्स है, इंश्योरेंस में लगाया हो तो उस पर भी टैक्स है, और अगर हम स्टॉक मार्केट में लगाए तो म्यूचुअल फंड और बाकी चीजों पर भी टैक्स है। तो ये पहली चीज समझना जरूरी है। दूसरी चीज समझना जरूरी है कि सरकारें अब आमतौर पर 50 से 55% तक की बचत जो हम लोग कर रहे हैं वो कर्ज के तौर पर ले लेती हैं, जिस पर हमको रिटर्न कितना मिल रहा है जो महंगाई दर से भी कम है। यानी हमारी जो बचत सरकार ले रही है उससे ज्यादा हम अपनी जिंदगी जीने की लागत पे कर रहे हैं। सरकार हमको रिटर्न देती है 6% 7% का, महंगाई दर वास्तविक रूप से 8-9% होती है। ये है हमारे भारत के बजट की वास्तविक स्थिति। इस रोशनी में इस फैसले को समझना जरूरी है। और एक असंगति भी समझना जरूरी है सिद्धांत कि जिस बजट की पे हम इतनी चर्चा करते हैं, हर बार वो एक बहुत बड़ा स्पेक्टेकल होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे लिए। वो इतना बड़ा बजट, इतने सारे संसाधन, यानी 53% सरकार का रेवेन्यू टैक्स से आता है, 55% हमारी बचत से आता है, उसके बाद भी वो हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाता बजट। इकोनॉमी में जितनी पूंजी की जरूरत है उसमें केवल 5% बजट कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर, और जितने रोजगार हैं उनमें से केवल 5% हिस्सा सरकार के पास से एम्प्लॉयमेंट के तौर पर आता है। यानी इन निवेश और रोजगार, ये जो दो सबसे बड़े इंजन है सरकार के, उसमें ये इतना विराट बजट जो हमारी बचत भी ले लेता है, हमारे टैक्स भी ले लेता है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। सरकारी कंपनियों को में स्थिति यह है कि सरकार जितना पैसा लगा रही है उस पर जो रिटर्न आ रहा है वो बैंक की एफडी से भी कम है।
यानी हमारे टैक्स का या हमारी बचत का पैसा जो उसमें जा रहा है, वो कंपनियां उसमें इतना भी रिटर्न सरकार को नहीं दे पा रही जितना पैसा अगर हम बचत बैंक में डाल दें तो हमें उससे जो रिटर्न मिलेगा, जो कि पिछले सालों में काफी कम हो गया है। इन्हें बेचने पे सिर्फ आप रिसोर्सेज ही नहीं मिलते, इनमें जाने वाली पूंजी भी बचती है, क्योंकि हर साल सरकार को इसमें पैसा डालना पड़ता है इन कंपनियों को चलाने के लिए। लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक, अगर किसी भी पर्सन को जो भी व्यक्ति इससे चिढ़ा हुआ है कि ये उसकी सरकारी कंपनियों की बिक्री ना हो, तो उसे याद रखना चाहिए कि भारत में हर राजनीतिक दल को इससे डर लगता है। आज भी जब ये काम बीजेपी सरकार शुरू कर रही है, तो उसके अनुषांगिक संगठन, उसका विचार परिवार सहमत नहीं है। मतलब स्वदेशी जागरण मंच ने तो बोल भी दिया, वो उससे सहमत नहीं है। हर सरकार जब जो भी राजनीतिक दल विपक्ष में होता है, वो इसे देश के रत्नों की बिक्री और देश की संपत्ति की बिक्री बताता है, और जो सामने बैठा हुआ बैठी हुई सरकार होती है, वो इसे बेचती है। इसीलिए सरकारें विनिवेश को लेकर, विनिवेश भारतीय बजटों का एक परमानेंट हिस्सा बना हुआ है पिछले 15 साल से। कभी लक्ष्य पूरे नहीं होते, जो लक्ष्य रखा जाता है वो मिलता नहीं, इसीलिए विनिवेश को लेकर सरकारें बहुत हिचक कर आगे बढ़ती रहती हैं। लेकिन अब यहां पर जहां हम आज खड़े हुए हैं, यहां कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। यहां इसलिए विकल्प नहीं बचा हुआ है सिद्धांत, कि टैक्स आम अधिकतम सीमा तक लगाया जा चुकी। कितना टैक्स सरकार लगाएगी आखिर आपके ऊपर? किस लेवल तक टैक्सेशन किया जा सकता है? और मंदी के समय अगर टैक्स और ज्यादा लगाया जाएगा तो फिर परिस्थितियां बिल्कुल हाथ से निकल जाएंगी। टैक्स अधिकतम सीमा तक लग चुके हैं। आप कितनी बचत बढ़ा सकते हो अपनी? जब आपकी कमाई ही घट गई है 25 से 30%, आपकी इनकम ही नहीं है, तो आप बचत भी कितनी बढ़ा सके? ये दोनों सच सरकार को स्वीकार हो गए। इस बजट के आंकड़े बताते हैं कि टैक्स मैक्सिमम हो गया, अब इससे ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जा सकता। कितना टैक्स लगाया जाएगा? और लोगों से बचत की अपेक्षा भी कितनी की जाए? जितनी बचत थोड़ी बहुत बाहर रह गई थी, वो भी इस बजट से टैक्स के दायरे में आ गई। अगर आप प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख रुपए से ऊपर लगाते हैं, तो वहां से भी टैक्स आने लगा। तो तब सरकार को यह समझ में आया कि अब अगर हमारे पास अंतिम विकल्प, जिसको हम आखिरी रास्ता कह रहे हैं कि अगर ये कंपनियां नहीं बिकी या इन कंपनियों को बेचा नहीं गया, तो होगा क्या? जो चीज हमें समझना जरूरी है, देश के लोगों को समझना जरूरी है। सरकार के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि वो करेंसी छापे और कर्ज ले। मैंने आपको हिसाब बता दिया सरकार की बैलेंस शीट का, कि 20% फिस्कल डेफिसिट है, 6.5% की सेविंग है, बचे हुए हिस्से को पूरा करने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित विकल्प बचे हुए हैं। तो या तो करेंसी छापे, नोट छापे और कर्ज ले, और बढ़ेगी उससे भयानक। इससे क्या होगा? इससे भारत शॉर्टेजेस का देश है, बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ेगी। बचतों पे जो रिटर्न हमको बैंकों में मिल रहा है, वो भी टूट जाएगा। अभी जो 5% का पैसा मिल रहा है, वो भी हमारे पास, उसका भी रिटर्न हमारे पास नीचे आ जाएगा। और भारतीय मुद्रा करेंसी, जो आमतौर पर पिछले दिनों में मजबूत रही है, उस पे कमजोरी ने इतना कोशिश करके उसको रोका हुआ है। दूसरी चीज ये होगी कि इसके बाद भी कर्ज से, नोट छाप कर भी काम नहीं चलेगा। टैक्स लगाने के नए तरीकों का आविष्कार होगा। बहुत सारे नए तरीके लाए जाएंगे जिसमें टैक्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हम चाहें या ना चाहें। तो अब सरकारी सेल का जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग इसकी वजह नहीं समझ पा रहे हैं, जो इस इमरजेंसी को नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार और खुलकर कह सकती थी कि इमरजेंसी है हमारे सामने। जिस इमरजेंसी को, इकोनॉमिक इमरजेंसी को, या जो क्राइसिस नहीं समझ, शायद लोग ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करते इस फैक्ट। हाँ, तो अब उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए, बजाय इस पे क्वेश्चन उठाने के, उन्हें सरकार से ये पूछना चाहिए, इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि सरकार अपना खर्च कम करे, अपने आप को छोटा करे, जिसकी प्रक्रिया फिनांस कमीशन ने बताई है कि आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कम करिए, आप स्कीमों में खर्च कम करिए, विभागों को जो बात ये सरकार आते समय कहती रही है एग्जैक्टली कि हमें मिनिमम गवर्नमेंट चाहिए, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। ये भी अगर आप ये नहीं कहेंगे, सरकार के खर्च पर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, आपके टैक्स का सरकार इस्तेमाल कैसे कर रही है इस पर निगाह नहीं रखेंगे, संसद में बैठे हुए प्रतिनिधि बजट की बहसों में प्रभावी ढंग से हिस्सा नहीं लेंगे, अनुदान मांगों पर प्रॉपर चर्चा नहीं होगी, तो होगा क्या कि सरकार ये जो एसेट सेल कर रही है ना, ये भी खर्च में डाल दे, ये ले जाएगी और खर्च वहीं बना रहेगा सरकार का। ये जो हमारी संपत्तियों की, जो सरकारी संपत्तियों की बिक्री हो रही है, कंपनियों की बिक्री है, ये भी एक ह्यूज बड़ा डायनासोर है सरकार का सिस्टम, जो हमारी जिंदगी में बजट बदलाव नहीं करते, लेकिन ये सारा पैसा वो खा जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि सरकार ने इस बजट से आत्मनिर्भरता का एक नया मतलब बताया है हमको, और मतलब हमें समझना चाहिए। कोई आत्मनिर्भरता तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता जब तक आपकी जमीन मजबूत ना हो, फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत ना हो। हम इतनी बड़ी फॉल्ट लाइन पर बैठे हुए हैं, इतने बड़े घाटों को लेकर बैठे हुए हैं कि जब तक वो नहीं भरे जाएंगे, तब तक आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस का कोई मतलब नहीं बचता है। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि
आत्मनिर्भरता के इस नए मतलब के लिए, इस संकट से निपटने के लिए ये जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, यही हमारा आखिरी विकल्प है। क्योंकि जैसे सरकार इस सच को स्वीकार कर चुकी है कि टैक्स और बचत को निचोड़ने का अंतिम सीमा आ चुकी है, वैसे हमें भी ये सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर वित्तीय तौर पर कोई सरकार बदहाल हो जाए, कोलैप्स कर जाए, उसके घाटे भयानक स्तर तक बढ़ जाएं, तो वो हमारे ऊपर कितनी भारी पड़ सकती है। मतलब वो ऐसी हमारे ऐसी स्थिति पर हम खड़े वो हैं। हमारी जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती है। 9.5-10% का राजकोषीय घाटा घाटा अगले साल 7-8-7% का राजकोषीय घाटा। इन आंकड़ों को जब आप समझने की कोशिश करें, उन्होंने बाकी सारी चीजें भी बताई आपको कि बचत कितनी जी, है, टैक्स जी, कितना, जी, इन्हें जी। समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि सरकार ने ये सारी आत्मनिर्भरता की बहसों को किनारे लगाकर पहले ये समझने की कोशिश की है कि हम खड़े भी रह पाएंगे। हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, हमारे सरकार का जो बजटी सिस्टम है, अभी तो राज्यों के बजटी सिस्टम की बात ही हमने नहीं की, हमारा जो बजट का स्ट्रक्चर है वो इस मंदी के असर को झेल पाएगा। अर्थव्यवस्था में तो लोग झेल ही जाएंगे, लेकिन वो झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। हम्म। इसलिए समझना जरूरी है कि आखिरी रास्ता क्यों है। और अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होता है सिद्धांत प्रॉपरली इस साल, और अगर क्योंकि पिछले साल डिसइन्वेस्टमेंट फ्लॉप हो गया, सरकार 15-16 हजार करोड़ रुपए ला पाई, अगर ये नहीं होता है तो और फिर इससे आप, लगातार कॉन्टिन्यूअस फ्लो आता नहीं आता है हाँ रेवेन्यू का हाँ, तो। तो फिर आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि इस साल सरकार नए टैक्स लगाएगी, हम्म। नए चाबुक चलाएगी, नए तरीके से। और जो जरूरी और भी खर्च, क्योंकि सरकार अपने खर्चे तो कम नहीं करेगी, 60% तो सरकार के ऐसे खर्चे जो कमिटेड है, जिनको वो रोक ही नहीं सकती, तो सरकार नए टैक्स लगाएगी या कर्मचारियों की तनख्वाहों में कमी करेगी। इसलिए हम ये जो पूरी की पूरी योजना है जिसे रिफॉर्म कहा जा रहा है, वो दरअसल संकट मोचन है। ये क्राइसिस से निकलने की कोशिश है, और क्राइसिस की स्थिति में निकलने की कोशिश में आपके पास जो एसेट्स होती हैं, आप उन्हीं को मोनेटाइज कर पाते हैं, तब संकट से उबरने की कोशिश है। पर सौभाग्य की बात है कि ऐसी एसेट्स हैं जो डिप्लीटिंग एसेट्स हैं, यानी सरकारी कंपनियों में आप पैसा भी लगाते हो और उनसे रिटर्न भी नहीं मिलता है। तो इनसे हटने से सरकार के पास बचत भी होगी और एक मुश्त पैसा भी आएगा, और कम से कम हम ये उम्मीद कर सकेंगे कि हमारे ऊपर अब नए टैक्स नहीं लगेंगे, क्योंकि हम टैक्स चुकाते चुकाते अधिकतम सीमा तक आ चुके हैं। हमारे पास टैक्स का जितना बोझ है, उसका हम अधिकतम सीमा तक सरकार हमारा इस्तेमाल कर चुकी है टैक्स लेने में। इसलिए यह फैसला आखिरी रास्ता है। बहुत थिन लाइन पे, मतलब बहुत ही महीन डोर पे सब कुछ चल रहा है, और हाँ उसको उसी स्टेडी तरीके से और मजबूती से चलते हाँ रहना होगा। जरा सा भी रोल बैक हुआ, जरा सा भी दिक्कत हुई, सब कुछ कंज्यूमर के ऊपर आ जाएगा। हाँ। अंशुमान जी, पिछले एपिसोड पर एक सवाल है, और वो एकलव्य डोभाल पूछ रहे हैं कि सर, द गवर्नमेंट सिंस 2014 has tried to manage the inflation figure to keep it relatively low. While it could have been a move towards getting favorable headlines, but do you think the government has failed to exercise the economics of inflation in the process? And do you think it has affected the increase in income levels? Inflation is a double-edged sword, and Eklavya has also questioned. A lot of people are discussing about that. Sometime in later date, we'll discuss that how inflation is returning globally. That's a new debate these days. But what has happened is that inflation has always been a very peculiar dilemma for Indian policymakers. RBI benchmarks inflation, especially the consumer inflation, to decide credit rates and interest rate on borrowings, while government always benchmarks its expenditure and return on salaries and DAs with the inflation. Challenge is that whatever inflation is visible right now was visible in last 3-4 years in top data of consumer inflation and wholesale inflation was somewhat confusing. Inflation on the retail level was always high, but it has been reported on the lower side. We have seen a small bout of deflation also in agricultural commodities and lot of other sectors where farmers and other producers are not getting right price of their produce. But still, government has not managed in a way the inflation. Rather, inflation has moved with the demand and supply of the things in the market. RBI has measured it from 2018 onwards. RBI has thought that now inflation is on the slide, so they have started releasing more money and cutting in interest rate. But all this happened. Our biggest challenge is right now is that in this situation, when we are in a recession, inflation is likely to rise. Inflation is going up. Economic survey itself points out that India is now going towards an inflation of 6.9% to 7%. ये जो inflation का अगला वाला phase आने वाला है,
मंदी के बीच में ये ज्यादा मुश्किल भरा है। महंगाई को थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाना, कंपनियों के मार्जिन थोड़े थोड़े बढ़ते जाना डिमांड के साथ एक सामान्य प्रक्रिया होती है, और भारत ऐसा देश नहीं है जो कि बगैर महंगाई के रह सके। यहाँ 5%, 5.5%, 6% की महंगाई हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन जब मंदी बहुत ज्यादा ज्यादा हो, डिमांड सामान्य स्थितियों में ना हो और उस समय महंगाई बढ़े, तो एक चुनौती बनाती है। सरकार ने इन्फ्लेशन का इस्तेमाल अपने अपने तरीके से किया है, क्योंकि इन्फ्लेशन आमतौर पर महंगाई कम रही है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद भी तेल की कीमतें बढ़ाने के बाद भी भारत में चूंकि सामान्य रूप से डिमांड सप्लाई की सिचुएशन बेहतर थी, इसलिए इन्फ्लेशन में कमी रही। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज होगा जो आने वाले समय में हमें देखना होगा। हम्म। अंशुमान जी, पता नहीं, मुझे तो पता है कि हफ्ता बहुत ही व्यस्त गुजरा होगा आपका भी, बहुत ही ज्यादा, मतलब फाइनेंस बिल पढ़ते हुए, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ते हुए, बजट के जो पॉइंट्स आ रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स उसके बाद फॉलो अप की आ रही हैं, वो सब पढ़ते गुजरा होगा। तब भी कुछ पढ़ते देखने का कुछ मौका मिला? इस सप्ताह किताब तो उठाने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि पूरा सप्ताह जो है वो बजट के प्रोसेस में लगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि पिछली बार हम लोग जिस डॉक्यूमेंट्री पे बात बात कर रहे हाँ थे जी। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर पे डॉक्यूमेंट्री थी, उसी सीक्वेंस में नेटफ्लिक्स के ऊपर एक बहुत अच्छी सीरीज है, फाइव केम बैक। 5 ऐसे डायरेक्टर्स जिन्हें हॉलीवुड से निकाल कर इस काम पर लगाया गया था कि वो वर्ल्ड वॉर की फुटेज तैयार करें और उसको शूट करें। और वो पूरी डॉक्यूमेंट्री अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का जो डिलेमा है, जो इतिहास है, हम्म। प्रोपेगेंडा और रियलिटी के बीच में कैसे खड़ी है। जी। अमेरिका सबसे लेट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ, जब पर्ल हम्म। हार्बर पर अटैक होता है। बाकी अमेरिका साइड में बैठा रहा। चर्चिल बहुत कोशिश करते रहे कि अमेरिका इस बार में आए। लड़ाई जर्मनी से चल रही थी, जापानीज ने एक एडवेंचर किया और पर्ल हार्बर पर अटैक किया, और उसके जी बाद जी। अमेरिका इस प्रोसेस में आया। लेकिन अमेरिका के लोग जो थे, उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल था पर्ल हार्बर के अटैक से पहले तक कि अमेरिका को इस वार में क्यों जाना चाहिए। और उस काम के लिए जिन डायरेक्टर्स को, टॉप डायरेक्टर्स थे, फ्रैंक क्रापरा और जॉर्ज स्टीवेंस और जॉन हडसन, जॉन ह्यूस्टन, इस तरीके के जो डायरेक्टर्स थे, इन्हें लाकर फिल्म निर्माण में लगाना, इन्हें उन खतरनाक स्थितियों में भेजना। ऐसे डायरेक्टर्स जो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे, उन्हें किसी को अफ्रीका में, किसी को रशिया में, किसी को फिलीपींस के मोर्चों पर भेजना और वहां से फुटेज मंगाना। और उसकी कहानी इतनी दिलचस्प है अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को, और वो पूरी कोशिश इस बात के लिए की गई थी, कि लोगों को ये कन्विंस किया जा सके कि वो सेना में भर्ती हो हम्म। और ये इस लड़ाई में का हिस्सा बने। उसको लेकिन और सिनेमैटिक बनाने के लिए। हाँ, और वो फिल्में वस्तुतः सिद्धांत, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो फिल्में केवल फौजियों के लिए बनाई गई थी, जो लोगों को दिखाई जाती थी, और उनके कुछ हिस्से काट कर, तब कोई टीवी और न्यूज बुलेटिन तो होते नहीं थे, तो जो खबरों का सबसे बड़ा स्रोत होता था वो सिनेमा घरों में चलने वाली न्यूज रील होता था, जो हम्म। भारत में भी चलती थी। और वो उन फिल्मों का इस्तेमाल न्यूज रील में होता था। और वहां पर वो पूरी की पूरी प्रोसेस कैसे चली, उन्होंने कैसे फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स ने कैसे इसे शूट किया, उनके क्या अद्भुत एक्सपीरियंस रहे। और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री जो हॉलीवुड की इंडस्ट्री है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कैसे काम कर रही थी, ये, और कैसे उनका झगड़ा होता था मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के साथ। वो कुछ शूट करके लाते थे, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट उसे चलाने नहीं देता था। इस पर वो सीरीज देखने लायक है। और खासतौर से ऐसे समय में हम ये जानना चाहेंगे कि अभी इस समय जब दुनिया में डिसरप्शन आया, कोविड आया, थोड़े समय बाद हमें पता चलेगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही थी। लेकिन वो बहुत दिलचस्प सीरीज है, फाइव केम बैक। हम्म। और उसके डायरेक्शन में स्टीफन स्पीलबर्ग शामिल है, वो उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। और आपको दिखाई देगा कि जो इस समय आज की पीढ़ी के जो सबसे बड़े फिल्मकार हैं, वो उन डायरेक्टर्स के बारे में क्या कहते हैं और उनकी कहानियां कैसे सुनाते हैं। जी, आपने पिछली बार बताया था सीरीज के बारे में। अरे अंशुमान जी, मुझे तो एकदम मौका नहीं मिला था, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं पढ़ने देखने क्या वाला हूँ इस वीकेंड पे लगे हाथ। एक किताब है, एक जर्नलिस्ट है, आपको नाम सुना होगा, डीन निल्सन। हाँ, तो वो लंबे समय तक दिल्ली में रहे थे, तो उनकी किताब 2018 या 19 में आई थी, जुगाड़ यात्रा। हाँ, जुगाड़ यात्रा। पढ़ गए आप? हाँ, जुगाड़ यात्रा। वो मेरे पास आई है हाँ। अभी। मैं उसको पढ़ने के लिए बड़ा उत्साहित हूँ। मैं उसका प्रोलॉग वगैरह पढ़ गया हूँ। हम्म, तो उसमें काफी चीजें हैं, और जैसे ये चीजें ऐसी हैं जिसको मैं पर्सनली भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ। हम्म, मैं एक समय तक फॉरेन मीडिया के लिए काम करता था, बहुत पहले तक। तो जब उसके करस्पॉन्डेंट या एडिटर आते थे बाहर, इन बाहर से इंडिया आते थे, तो वो ये जब जब देखते थे,
तो उसको वो किसी चीज को का जो मैनूवर होता है उसको हाँ, देख के तब चकित होते थे। और फिर वो ये बातें हम लोग बताते थे कि ये इस छोटे लेवल पे नहीं है, इसको और ज्यादा अगर आप ब्लोन अप करें तो कई बड़े बड़े लेवल पे इस तरह का जुगाड़ चलता है। हाँ। तो जुगाड़ नहीं, या बहुत बहुत अच्छी किताब है, मुझे लगता है हाँ। कि वो वो एक डिफरेंट तरीके तरीके से चीज़ों को समझने और देखने वाली किताब है। और अमेरिकन जर्नलिस्ट जो हैं हम्म। वो उन्होंने राइटिंग में नए प्रयोग किए हैं बहुत तरीके के। वो सामान्य रूप से ना तो फ़िक्शन लिखते हैं, वो फ़िक्शन तो नहीं लिखते हैं, रियलिज़्म के आस-पास, जैसे कि आप मैल्कम ग्लैडवेल की बुक्स पढ़िए, वो भी जर्नलिस्ट हैं, आउटलायर्स अ, जैसी किताबें उन्होंने लिखी हैं, या ब्लिंक जैसी किताबें लिखी हैं, जो वास्तविक जीवन की घटनाओं से आपको जोड़कर कुछ ऐसी कहानियाँ बताते हैं जो आपके आस-पास घट रही हैं, उनको समझने समझने की समझ देते हैं, हम्म। हैं? ये उस सीक्वेंस की है, उस सीरीज़ की किताब। अच्छा। और दूसरी चीज तो मैंने आपने हाउ टू स्टेज अ कूप एंड व्हाई वी फाइट द बैटल ऑफ रशिया, हुँ, व्हाई वी फाइट द वॉर द बैटल विद रशिया, हाँ। वो मैंने नेटफ्लिक्स के माई लिस्ट में डाल दी है और पिछले हफ्ते अच्छा, समय नहीं मिला, वो इस हफ्ते ज़रूर भी समय नहीं मिला है। ज़रूर आप देखिएगा। ये जो पूरा हिस्सा है ना, वो दुनिया के इतिहास में, भारत में लोगों ने, चूँकि हमारे पास किताबें सेकंड वर्ल्ड वॉर पे हैं, पर वो किताबें अलग ढंग से लिखी गई हैं। एक बार इनको देखने के बाद जब आप वर्ल्ड वॉर की किताब के इतिहास पे जो किताबें लिखी गई, वो पढ़ें, तो आपको समझ में आता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या थे, और हम्म। तब से दुनिया कैसे बदल चुकी है, और आज भी दुनिया के देश कैसे उसके असर में जी रहे हैं। हम्म। और एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, दी पेपर, तो मैंने हाँ, दी वो बहुत दिनों तक नहीं आई थी तो मैंने उसका रिमाइंडर डाला हुआ था, तो वो आ गई है। हाँ। तो उसके दो सीजन हैं और मेरे ख्याल से जितने भी एपिसोड हैं उसमें हुँ, कहानी लबो-लुआब ये है कि एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, अ, और उसको एक बड़ा कॉर्पोरेट ओन कर लेता है, खरीद लेता है आके, जिसके पास कोई भी एडिटोरियल सेंस नहीं। तो मैं उसको देखना शुरू करूंगा इस हफ्ते। देखते हैं कहानी कहाँ पहुंचे। स्पाईक्राफ्ट देख गया, स्पाईक्राफ्ट मस्त है। स्पाइक्राफ्ट हमने देख ली। आपने आपने भी देख ली? हाँ, स्पाइक्राफ्ट देख चुका। सही है वो, मतलब हाँ, बहुत सारी हाँ, चीजें हैं। हाँ, कई सारी काफ़ी। चीजें लगता है यूएस को ग्लोरीफाई किया गया है कई मौकों पे। लेकिन वो स्पाइंग की लाइफ पे हम्म। और स्पाइंग की जो आर्ट ऑफ स्पाइंग है ना, उस पे वो बहुत दिलचस्प हाँ, वो काफी दिलचस्प है, बहुत सारी हाँ। चीजें हैं उसमें। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात, अरे मैं खर्चा पानी बोलने जा रहा था। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कोई सवाल हो पूछ डालिए, जवाब देने की कोशिश करेंगे। कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, वो भी लिख डालिए। मैं हूं साथ में आयुष्मान जी, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।